हेलो एवरीवन, वेलकम टू ब्लैक मिरर हॉरर। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। आज मैं आपके लिए सब्सक्राइबर्स की भेजी हुई कुछ सच्ची और डरावनी कहानियाँ लेकर आई हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आपको पसंद आएगी। अगर आपके पास भी ऐसी कोई कहानी या घटना हो तो हमें इंस्टाग्राम पे भेज सकते हैं। हम आपकी कहानियों को अपनी वीडियोस के ज़रिए लोगों तक पहुँचाएंगे। इंस्टाग्राम लिंक डिस्क्रिप्शन में है। कहानी पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानियाँ। हमारी पहली कहानी हमें भेजी है नरेश जी ने, जो उड़ीसा के एक गांव के रहने वाले हैं। नरेश जी बताते हैं, मेरा नाम नरेश है। मैं उड़ीसा के लांजीगढ़ टाउन के पास के एक गांव का रहने वाला हूँ। ये घटना बताने से पहले मैं आपको टोनही चुड़ैल के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। टोनही एक तरह की डायन होती है जो कि छत्तीसगढ़ और वेस्ट उड़ीसा में कुछ इलाके में पाई जाती है। ये डायन जिंदा औरत होती है और उनको शैतान की पूजा करके बहुत ज़्यादा शक्तियाँ मिली होती हैं। खैर, स्टोरी पे आते हैं। मैं रायपुर कुछ काम से गया हुआ था। वैसे मेरा जाने का मन तो नहीं था, पर फुटबॉल स्टड सस्ते रेट में ख़रीदने के चक्कर में मैं रायपुर चला गया, क्योंकि मैं एक फ़ुटबॉलर हूँ। फिर मैंने रायपुर से सामान खरीदने के बाद वहाँ से ट्रेन पकड़ी। मैं जब ट्रेन से आ रहा था तब बाग बहारा में एक औरत जिसकी एज 23 या 24 साल की होगी, वो अपने एक बच्चे के साथ ट्रेन में चढ़ी। वो लड़की देखने में बहुत खूबसूरत थी। वैसे मुझे वो लड़की बहुत अच्छी लगी, तो उसके पास जाके मैंने उससे बात करने की कोशिश की। तो उसने मेरी तरफ देखा और कुछ नहीं बोला, शायद डरी हुई थी। मुझे उस लड़की से बात करने की कोशिश करते देख पास में बैठी एक दादी माँ मुझे डांटने लगी, तो मैं वहाँ से हट गया और उस लड़की से थोड़ा दूर जाके बैठ गया और मोबाइल ऑन करके कान में एयरफोन लगा के गाना सुनने लगा। मैं गाना सुनते सुनते गाना गुनगुना रहा था, तो वो लड़की मेरी ओर घूर के देखे जा रही थी। मुझे थोड़ा डर लगा। फिर अगला स्टेशन आया तो कुछ लोग आए और उस लड़की और बच्चे को ज़बरदस्ती ले गए। मुझसे ये सब देखा नहीं गया और मैं उस लड़की के पीछे चला गया। फिर वो लोग उस लड़की को एक गांव में ले गए और जिंदा जलाने की तैयारी करने लगे, क्योंकि वो लोग उसको एक डायन बोल रहे थे। उन लोगों में से एक आदमी उस लड़की का पति था। वो भी उस लड़की को एक टोनही डायन मानता था। मुझे उस लड़की के लिए बहुत बुरा लग रहा था। रात हो चुकी थी और वो लोग उस लड़की को सुबह जलाने की तैयारी करने लगे और उसके बाद तैयारी करके वो लोग वहाँ से चले गए। मैं सबके वहाँ से जाने के बाद उस लड़की और उसके बच्चे को वहाँ से छुड़ा के ले गया। हम तीनों जंगल जैसे इलाके से होकर हाईवे तक जा रहे थे। तब हमें एक टोनही चुड़ैल को देखा, जो कि एक बच्चे का खून पी रही थी। वो देखने में बहुत ही खौफनाक थी। लाल आंखें और उसके बाल आगे की तरफ थे। ये देखने के बाद मैं डर से वहीं जम गया था। इतने में मेरे साथ वाली लड़की ने कुछ मंत्र पढ़ा और उस टोनही चुड़ैल को भगा दिया। फिर मुझे उस लड़की से डर लगने लगा, तो उसने कहा कि मुझसे डरो मत, मैं एक अच्छी डायन हूँ। फिर उसने मुझसे कहा कि डायन दो तरह की होती है, टोनही जो कि बुरी डायन होती है और एक मुझ जैसी अच्छी डायन होती है। टोनही डायन शैतान की पूजा करती है और अच्छी डायन देवी माँ की पूजा करती है। फिर मेरा डर कुछ कम हुआ और हम बात करते करते कब हाईवे तक आ गए पता ही नहीं चला। फिर एक ट्रक से हमने लिफ्ट ली और हम वहाँ से खरियार रोड से होते हुए भवानीपटना पहुँच गए। फिर मैंने उस लड़की को अपने दिल की बात बताई और वो भी मान गई। ये घटना कोरोना वायरस अटैक से 2 महीने पहले की है। उस बात को अब लगभग 2 साल होने वाले हैं। अब वो लड़की मेरी पत्नी है और 6 महीने पहले हमारा एक बेटा हुआ है और अब हम बहुत खुश हैं। लेकिन उस रात की याद जब मुझे और मेरी पत्नी को आती है तो हम बहुत सहम जाते हैं। अगर उस रात मेरी पत्नी ने हिम्मत नहीं दिखाई होती तो हम उस टोनही डायन से नहीं बच पाते और शायद यहाँ नहीं होते।
हम दोनों के एक दूसरे के लिए प्यार की वजह से ही शायद हम उस रात को बच गए। तो चलिए अब बढ़ते हैं हमारी दूसरी कहानी की ओर, जिसका नाम है भूतिया सड़क। भूत प्रेत का अस्तित्व है या नहीं, ये बहस का विषय हो सकता है। कुछ अलौकिक घटनाएं ऐसी होती रहती हैं जिस पर विश्वास करना पड़ता है। एक आदमी एक शहर में नौकरी करता था। उसकी ड्यूटी कभी नाइट शिफ्ट में होती तो कभी डे शिफ्ट में। उसका घर शहर से दूर था। एक रात ड्यूटी से लौटने में उसे देर हो गई। तकरीबन 12:30 बज रहे थे। हाईवे के ख़त्म होते ही उसने कच्ची सड़क की तरफ अपनी मोटरसाइकिल को मोड़ दिया। उसे डर भी लग रहा था। सड़क पर आवाजाही कम हो गई थी। तभी एक मोटरसाइकिल हॉर्न देते हुए बगल से गुजरी। उसने देखा कि एक औरत उस सवार को पीछे से पकड़े बैठी थी। उसके कपड़े नीचे पहिए के पास हवा के झोंकों में लहरा रही थी। कभी भी हादसा हो सकता था। उसने कहा, बहन जी, अपना लहंगा तो समेट लीजिए, अन्यथा चक्के में फंसने पर हादसा हो सकता है। ये कहकर वो आगे बढ़ गया। थोड़ी देर बाद वही मोटरसाइकिल वाला हॉर्न बजाते हुए फिर ओवरटेक किया, पर ये क्या, उसके पीछे बैठी वो औरत गायब थी। उसने इस बारे में उस मोटरसाइकिल वाले से पूछा और जवाब सुनकर वो और भी हैरान हो गया। उसने कहा कि वो अकेला ही मोटरसाइकिल चला रहा है, उसे ज़रूर कोई भ्रम हो गया है। खैर, इसके बाद वो 2 दिन तक ऑफिस नहीं गया। दिन रात उसे भूत भूतनी का ही ख्याल आता। तीसरे दिन वो ऑफिस गया। लौटने में देर हो गई थी। वो जल्दी घर पहुंचना चाहता था। रात अंधेरी थी और सड़क सुनसान। तभी एक मोटरसाइकिल तेजी से बगल से होकर गुजरी। फिर कुछ स्लो स्पीड कर उस पर बैठे आदमी ने वही कहा जो कुछ दिन पहले उसने किसी और मोटरसाइकिल वाले से कहा था। उसने कहा, भाई साहब, आपके पीछे जो बैठी हुई औरत है, उनसे कहिए कि अपना दुपट्टा संभाल ले, वरना कोई हादसा हो सकता है। ये सुनते ही उसकी तो हालत खराब हो गई। उसे अपने पीछे किसी के सांस लेने की आवाज़ सुनाई दे रही थी। साथ में कभी कभी बालों की लटें भी उसके चेहरे पर आ जाती थी। उसके पैर कांप रहे थे और उसे पसीना आ रहा था। किसी तरह वो अपने घर पहुंचा। वो औरत ना जाने कहाँ और कब गायब हो चुकी थी। अतृप्त आत्माएं भटकती हैं या नहीं, इसका कोई वैज्ञानिक आधार नहीं है। पारलौकिक शक्तियों के बारे में कई मत हैं। हम इसका विश्लेषण नहीं कर सकते। हम इन वहमों का कतई समर्थन भी नहीं करते। लेकिन जिसके साथ ये बीतती है वो इसका असली तर्क लगा सकता है और इसे बखूबी समझ सकता है। तो चलिए अब बढ़ते हैं हमारी तीसरी कहानी की ओर, पीपल के पेड़ का रहस्य। कई साल पहले तक जो भी मुझे देखता था वो यही कहता था कि इसके ऊपर किसी बुरी आत्मा का वास है, लेकिन मेरे घर वाले इस बात को मानने के लिए राज़ी नहीं थे। घर वालों ने मुझे बहुत सारे डॉक्टर्स को दिखाया, लेकिन मुझे आराम नहीं मिल रहा था। अंत में मुझे पागल खाने भेजे जाने की तैयारियां शुरू कर दी गई थी। तभी मेरे शहर में एक बहुत बड़े बाबा आए हुए थे। सभी लोगों ने मुझे एक बार वहां दिखाने के लिए बोला, तब जाकर मेरे घर वाले राज़ी हुए। जैसे ही मुझे उस बाबा ने देखा तो वो वैसे ही बोल दिए कि इस पर तो कोई बुरी आत्मा का वास है। उन्होंने 2 दिन के अंदर मुझे पहले जैसा कर दिया था, लेकिन किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर ये हुआ कैसे। दरअसल छुट्टियों में मैं अपने रिश्तेदारों के घर पर गया हुआ था। वहाँ एक बहुत पुराना खंडहर था। वहाँ कोई भी नहीं जाता था, लेकिन मैं वहाँ चला गया। अंदर अजीब सा नज़ारा था। बहुत ज़्यादा डरावना एक पीपल का पेड़ लगा हुआ था। उसके नीचे एक बुढ़िया बैठी हुई थी। उसने मुझसे पीने के लिए पानी मांगा। मेरे पास होते हुए भी मैंने उसे पानी नहीं दिया था और वहाँ से भाग आया था। इसके बाद मुझे मेरे सपने में वही बुढ़िया दिखाई देने लगी जो बेहद खतरनाक थी। उसके लंबे लंबे हाथ, ऊंची सी गर्दन, छोटे छोटे पैर, बड़ी बड़ी लाल लाल आंखें बेहद डरावनी दिख रही थी।
वो रोज़ मेरे सपने में आती और मेरी पिटाई करती। मैं ये सब जब अपने पापा को बताता तो वो बोलते, ज़्यादा टीवी मत देखा करो, पढ़ाई किया करो। कुछ दिन के बाद वो बुढ़िया मुझे अब हकीकत में दिखाई देने लगी। मैं डरने लगा और पागलों की तरह हरकतें करने लगा। वो बुढ़िया मुझे हर जगह दिखाई देती थी और मुझे मारने के लिए दौड़ती थी। मैं भागता हुआ अपनी जान बचाता। जब मैं बच जाता तो वो बेहद डरावनी हंसी के साथ हंसा करती थी। ताज्जुब की बात ये थी कि वो बुढ़िया सिर्फ मुझे ही दिखाई देती थी और सबको लगता कि मैं पागल हो चुका हूँ। एक बार तो हद ही हो गई। मैं स्कूल में अपने दोस्तों के साथ बैठा हुआ था, तभी अचानक से वो बुढ़िया मेरे सामने आ गई। मैंने उसे अनदेखा कर दिया। इसके बाद वो गायब हो गई। फिर कुछ देर के बाद वो एक बड़ी सी तलवार लेकर मेरे पास आई और बोली, आज मैं तुझे मार डालूंगी। मैं चिल्लाते हुए अपने स्कूल से भागता हुआ अपने घर आ गया और बेहोश हो गया। मेरे घर से स्कूल 4 किलोमीटर की दूरी पर था। मैं वहाँ से दौड़ता हुआ घर आया था। मुझे अस्पताल ले जाया गया, लेकिन वहाँ मेरा कुछ इलाज ना हो पाया। अंत में बाबा ने ही मुझे ठीक किया और बोला कि तुम एक बार और उस खंडहर में जाना और एक मटके में पानी भरकर उस पीपल के पेड़ के पास रख देना। मुझे बहुत डर लग रहा था, लेकिन रखना भी ज़रूरी था। मैंने वैसा ही किया जैसा बाबा ने मुझसे कहा था। अब सब कुछ ठीक है। मैं अब कहीं भी घूमने नहीं जाता, सिर्फ अपने घर पे ही रहता हूँ। तो चलिए अब बढ़ते हैं हमारी चौथी कहानी की ओर। हमारी चौथी कहानी एक घोल जिन के ऊपर है। मेरा नाम सुरेश है और मैं पंजाब का रहने वाला हूँ। आज मैं आपको मेरे मित्र के साथ घटी एक सच्ची घटना के बारे में बताने जा रहा हूँ। मेरे दोस्त का नाम आमिर है और हम बचपन से ही बहुत अच्छे दोस्त थे। हमारी एक दूसरे से सारी बात हम शेयर करते थे। हम जब कॉलेज में आए थे तब आमिर की सगाई हो गई थी। वो उसकी मंगेतर से, जिसका नाम हीना था, बहुत प्यार करता था और वो दोनों रात भर मोबाइल पर बातें करते रहते थे। एक दिन की बात है, उसने मुझे बताया कि वो उसकी मंगेतर से रात को बात कर रहा था। आमिर ने उसकी मंगेतर को मिलने के लिए बोला तो उसकी मंगेतर बदली हुई आवाज़ में बोली, तू ज़्यादा मत बोल वरना तेरे को वहीं दफन कर दूंगी। आमिर एक बार तो ये सुनकर चौंक गया और फिर सोचा कि शायद वो मजाक कर रही होगी। फिर आमिर भी उसको मजाक में बोला, क्या कर लेगी तू मेरा, चल देखते हैं। तो वो फिर बोली, आज रात देख तेरे साथ क्या होता है। ये कहकर उसने मोबाइल रख दिया। अगली सुबह जब आमिर मुझसे मिला तो वो अपनी कल रात की बातें बताने लगा। उसने मुझे रात को फ़ोन वाली बात बताई और उस रात उसके साथ जो कुछ हुआ वो उसने सब कुछ मुझे बताया। उसने बताया कि रात को 1-2 बजे के आसपास अचानक उसकी नींद खुली और उसके सामने एक काला लंबी दाढ़ी वाला आदमी बैठा था। वो बोलने लगा, आ गया मैं, अब देख तेरे साथ क्या होता है। उसने आमिर का गला पकड़ लिया। उससे उसकी सांसें रुक गई। आमिर ने उसी वक्त उसके सामने अल्लाह का नाम लेते हुए नमाज़ पढ़ना शुरू कर दिया और वो उसके सामने से गायब हो गया। मुझे उसकी बात सुनकर बहुत आश्चर्य हुआ कि ऐसे कैसे हो सकता है। उसके अगले दिन आमिर ने फिर अपनी मंगेतर से मोबाइल पर बात की और बोला, कल रात तुम मुझे क्या अनाप शनाप बोल रही थी। उसकी मंगेतर ने कहा, ऐसा कैसे हो सकता है, लेकिन कल तो मैंने फ़ोन ही नहीं किया था। ये सुनकर आमिर के रोंगटे खड़े हो गए और उसने तुरंत फ़ोन काट दिया। उसी वक्त आमिर ने मुझे फ़ोन किया कि उसकी मंगेतर की तबीयत ख़राब है और कल उसके घर पर चलना है। अगले दिन हम दोनों तैयार होकर आमिर की मंगेतर के घर गए। वहाँ हमने दरवाज़ा खटखटाया तो उसकी मंगेतर सामने खड़ी थी और बदली हुई आदमी की आवाज़ में बोल रही थी, तू फिर आ गया, तूने अगर अंदर कदम रखा तो यहीं पर तेरी अर्थी निकाल दूंगा। आमिर बोला, ये क्या बोल रही हो तुम। आमिर आगे था और जैसे ही उसने घर में कदम रखा, उसकी मंगेतर ने दीवार पर टंगी तस्वीर उतार कर आमिर के सर पर दे मारी। उसके सर से खून बहने लग गया। आमिर के ससुर और सालों ने उसकी मंगेतर को पकड़कर बिठाया। फिर
उसके सालों ने आमिर के सर पर पट्टी बांधी। हिना के दादाजी ने बताया कि हिना को जिन का साया लग गया है। इस पर आमिर के ससुर ने उन्हें अपना मुंह बंद रखने को कहा। थोड़ी देर रुककर हम वहां से सीधे अस्पताल जाकर ढंग से पट्टी करवाए। उसके अगले ही दिन मुझे आमिर का फ़ोन आया कि हिना की तबीयत बहुत ख़राब है और वो अस्पताल में भर्ती है। आमिर ने बाइक निकाली और हम दोनों जल्दी से अस्पताल पहुँचे। वहाँ पर पहुँचते ही हमने डॉक्टर से हिना की हालत पूछी तो उन्होंने बताया कि उसकी हालत बहुत नाजुक है, कौन सी बीमारी है वो पता नहीं चल पा रहा है, और उसके घर वालों को डॉक्टर ने आमिर को घर ले जाने को कहा। सभी हैरान थे कि ऐसी क्या बीमारी है जिसका इलाज डॉक्टर के पास भी नहीं है। फिर उसके घर वाले हिना को ले आए। हिना ने आमिर को बुलाया और कहा कि मैं अब ज़्यादा दिन जिंदा नहीं रह पाऊंगी और तुम किसी अच्छी लड़की से शादी कर लेना। ये सुनकर आमिर की आंखों में आंसू आ गए और बोलने लगा कि मैं तुम्हें मरने नहीं दूंगा। फिर हिना के दादाजी ने उसको एक बाबा के पास ले जाने को कहा। हम उसको बाबा के पास ले गए और बाबा ने बताया कि इसको एक बुरे जिन ने पकड़ लिया है, जिसकी वजह से वो इसके शरीर को नुकसान पहुंचा रहा है। अब बहुत देर हो गई है। बाबा ने बताया कि इसका एक ही इलाज है, यहाँ से 100 किलोमीटर दूर एक दरगाह है, वहाँ इसका इलाज हो सकता है। और बाबा ने बताया कि इसके साथ वही इंसान जाएगा जिसे वो सबसे ज़्यादा चाहती है। आमिर ने कहा कि मैं चला जाऊँगा, मुझे बाइक भी चलाने आती है। रात के 2 बजे आमिर और हिना दोनों बाइक पर निकल पड़े, लेकिन आधे घंटे बाद किसी का फ़ोन आया कि आमिर और हिना का एक्सीडेंट हो गया है और वो मारे गए हैं। ये सुनकर मेरा रो रो कर बुरा हाल हो गया। मेरा सबसे करीबी दोस्त अब इस दुनिया में नहीं रहा। तो चलिए अब बढ़ते हैं हमारी अगली कहानी की ओर। एक बार मेरी बुआ और उनकी बहू दोनों भूजा बाजार गई थी। घर से बाजार काफ़ी दूर था। सामान खरीदते खरीदते समय कब निकल गया पता ही नहीं चला और घर आते आते रात हो गई। बाजार और घर के बीच में एक शमशान पड़ता था, जहाँ पर एक औरत 2 दिन पहले ही जलाई गई थी। उसने आत्महत्या की थी। मेरी बुआ और उनकी बहू दोनों बात करते करते उसी रास्ते पर आ गई। तभी वहाँ बहू को लगा कि कोई उसे पीछे से बुला रहा है और वो मुड़कर पीछे की ओर देखी और रुक गई। इतने में एक औरत सफ़ेद साड़ी पहनकर और बाल खोलकर उसके पास आई और ज़ोर ज़ोर से रोने लगी, मुझे बचा लो, मुझे बचा लो, मुझे अपने साथ घर ले चलो। मैंने बोला कि मैं घर पर जा ही रही हूँ, आप भी मेरे साथ चलो। और वो पीछे पीछे थोड़ी दूर तक आने के बाद फिर से रोने लगी। मैंने पूछा अब क्या हुआ? उसने बोला मैं तो आपके साथ वहाँ से चली आई और मेरा बेटा सो रहा था, वो वहीं पर छूट गया। तुम मेरे साथ चलो तो मैं उसे भी लेकर आऊँ। मैंने बोला तुम रो रही हो तो मैं तुम्हारे साथ चलती हूँ, चलो बेटे को ले आओ। मेरी बुआ थोड़ा आगे निकल आई। उसने पीछे मुड़कर देखा तो मैं काफ़ी दूर थी और बात करते करते पीछे जा रही थी। तभी मेरी बुआ सारा मामला समझ गई और गायत्री मंत्र पढ़ते हुए ज़ोर ज़ोर से आवाज़ देने लगी, बहू रुक जाओ, आगे खतरा है। उत्तेजित होकर बहू बोली कि मैं अपनी सहेली के साथ उसके बेटे को लेने जा रही हूँ। तब तो बुआ के होश ही उड़ गए और वो बोली कि बहू मेरे साथ घर चलो। बहू ने बोला आज मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि मेरे साथ मेरी सहेली और उसका बच्चा भी है। बुआ ने देखा तो उसे कुछ न दिखा, अपने घर की तरफ दौड़ी और घर पे जाकर सबको बुलाकर ले आई और बहू को बोला बहू घर चलो। बहू की आंखें लाल लाल और जुबान पर मानो आग जल रही है, क्योंकि उसके अंदर आत्मा घुस चुकी थी, जो बाद में पुजारी जी को दिखाने के बाद उन्होंने बहुत मुश्किल से पूजा पाठ करके तब उसको बाहर निकाला और नींबू काटने के बाद किसी तरह से वो उस घर से चली गई। तो दोस्तों कैसी लगी आपको ये कहानियाँ हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं। मिलते हैं एक नए वीडियो में ऐसी ही कुछ नई और डरावनी कहानियों के साथ। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।